आज हम बात करेंगे बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो के अंदर बेसिकली सारा सिनेरियो बड़े ध्यान से समझना, विद लॉजिक चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि कौन सी चीज़ क्यों ऐड की जाती है, क्यों कोई आइटम प्लस होते हैं, क्यों कोई दूसरे आइटम्स को माइनस किया जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे पूरा कैश फ्लो इसके अंदर। मेजरली मैं इस वीडियो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को टारगेट करूंगा। ओके, देखिए, सो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि नाम के पीछे लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हम बोलते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेजरली मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है एंड लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। सर इसमें फ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। सर फ्लो मतलब क्या? फ्लो मतलब बच्चों इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को मैं इसमें बात करता हूं। मैं सिर्फ इसमें कैश की बात नहीं करता बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करता हूं। तो कहने का मतलब है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है? सर ध्यान से देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर कैश तो हमें पता चल गया, बट इक्विवेलेंट्स मतलब क्या? कैश या कैश के जैसे बेटा इसके अंदर बैंक बैलेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, और क्या आएगा सर? कैश आपको पता ही है। और क्या आएगा इसके अंदर? ड्राफ्ट आ सकते हैं। अच्छा सर, और क्या आ सकता है सर इसके अंदर? बेटा इसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ सकती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी जिनका लिक्विडिटी पीरियड 3 मंथ्स का है। ठीक है, तो उनको आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। अच्छा सर, कौन सा ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में हमें बताता है? तो बेटा याद रखना, AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ठीक है, तो ये कैश फ्लो के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ओके सर, मेजरली इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं? मेजरली अगर मैं क्लासिफिकेशन का पूरा पूरा अगर कैश फ्लो के क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो मेजरली बेटा इसके अंदर 3 एक्टिविटीज आती हैं। कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज आती हैं सर? ध्यान से देखो, पहली एक्टिविटी होती है मेरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी आती है मेरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड इसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी मेरी इसके अंदर आती है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, एक एक करके बताओ इन एक्टिविटी के बारे में। तो बेटा ध्यान से सुनना, देखो एक एक करके इन एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करेंगे। कैश फ्लो के अंदर ब्रॉडली 3 एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक एक करके इन एक्टिविटीज को ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सर इसके अंदर क्या क्या आता है? देखो, इट इंक्लूड्स all transactions related to operational activity of business। बेटा बिजनेस की जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी होती हैं, बिजनेस की जो भी कोर एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी या मैं बोलूं बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी जहां से मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, सर ये क्या होती हैं कोर एक्टिविटी? ध्यान से देखो, मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। मैं कौन हूं बच्चों? एक मैन्युफैक्चरर हूं। मैं क्या बनाता हूं? मैं फर्नीचर बनाता हूं। ठीक है, मैं क्या बनाता हूं बच्चों? मैं फर्नीचर बनाता हूं। तो फर्नीचर की सेल परचेज, फर्नीचर बनाने के लिए मैं मटेरियल परचेज करूंगा वो,
बनाने के लिए वेजेस पे करूंगा, सैलरी पे करूंगा, अकाउंटेंट की सैलरी होगी, इसके अलावा एम्प्लॉयज जो हायर करूंगा उनकी सैलरी होगी। मैं जितने भी खर्चे करता हूं बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, कोर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज रिलेट करती हैं किससे बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम ब्रॉडली और चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अब मान लो जैसे मेरा मैन्युफैक्चर बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अब इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूं। मान लो मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है, मैंने फर्नीचर बनाए, बेचे, बहुत अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा मैंने कुछ पैसा किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या वो मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं सर, वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ इन्वेस्टमेंट। ओके। या मैं किसी इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करता हूं, तो वो उस इन्वेस्टमेंट की इनकम भी कहां पर ट्रीट होगी बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रीट होगी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को समझो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है बच्चों सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स की सेल परचेज आती है इसके अंदर। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स जो मैं करता हूं, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इनकम्स रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मैंने इंटरेस्ट जनरेट किया, मैंने इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, तो वो सब बेटा किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है। तो ब्रॉडली आप क्लासीफाई कर पा रहे हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो कि बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी बेटा। सेल परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स की सेल परचेज, इसके अलावा सैलरी, वेजेस, हाँ है ना। सो बिजनेस की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है ना बेटा, उसकी जब मैं बात करता हूँ तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या? कि जो मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी है उसके अलावा मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उस इन्वेस्टमेंट से मैं कुछ रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, कुछ इनकम जनरेट करता हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे चलते हैं सर, लास्ट एक्टिविटी रह गई कौन सी? कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये क्या होता है? ध्यान से देखो, इट इंक्लूड्स transactions, it includes transaction related to arrangement of funds and cost related to it। मतलब हर वो ट्रांजैक्शन लाइक मैंने शेयर इशू करे, मैंने पैसा अरेंज किया, लाइक मैंने लोन लिया, मैंने पैसा अरेंज किया, मैं कहीं से भी फंड्स अरेंज कर रहा हूं, दैट इज कंसर्न फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स और उससे रिलेटेड कॉस्ट। जैसे कि मैंने मान लो लोन ले रखा है, तो लोन पर मेरे को क्या क्या पे करना पड़ेगा बच्चों? लोन पर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज डेफिनेटली व्हाट? इंटरेस्ट इज बेसिकली कॉस्ट रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। तो मेरे को इंटरेस्ट को भी इसमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं शेयर इशू करता हूं, तो शेयर के बदले में मेरे को क्या इशू करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा बच्चों? डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड क्या है? कॉस्ट है रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, राइट। तो वो सारी चीजें बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके सर, एक छोटा सा कैश फ्लो का फॉर्मेट बना के आप ये बताइए कि बेसिकली कैश फ्लो होता क्या है। देखो आपके जो सिलेबस में है ना बेटा, वो दो मेथड्स हैं। मेथड्स के अंदर मैं बात करूं तो आपको दो मेथड हैं इसमें जो आपको पढ़ाए जाते हैं जनरली, डायरेक्ट मेथड और एक सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान रहे डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम फोकस करेंगे सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पे। ओके। सो इनडायरेक्ट मेथड को हम बड़ा ध्यान से समझेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। होपफुली आपको यहां तक समझ में आएगा और बेटा साथ साथ इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है, साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहेंगे। अच्छा,
अब आ जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। देखो, तो ब्रॉडली इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो पहली एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से पता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे को निकालना भी सिखाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। मेरा पर्पस सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ओके, सो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर ये कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। होता क्या है कि बिजनेस जब प्रॉफिट्स जनरेट करता है तो प्रॉफिट्स निकलने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके नेट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आने के बाद उसमें से कुछ एप्रोप्रिएशंस की जाती हैं। सर एप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं? बेसिकली एप्रोप्रिएशन किया जाता है, प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एप्रोप्रिएशन जब भी पॉसिबल है जब बिजनेस प्रॉफिट्स जनरेट करता है। एप्रोप्रिएशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ लॉसेज। ओके, सो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है कि मैं पैसों का बंटवारा करता हूं, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, कुछ पैसा प्रोविजंस में ट्रांसफर करूंगा, राइट। इसके अलावा कुछ डिविडेंड के लिए पैसा प्रपोज करता हूं। तो मतलब पैसों जो मेरे पास नेट प्रॉफिट है ना, उसमें से कुछ पैसा मैं सेट असाइड करता जा रहा हूं, कुछ पैसा मैं हटा हटा कर रखता जा रहा हूं अलग अलग नाम में। अलग अलग नाम से मैं कुछ पैसा अलग करता जा रहा हूं, सेट असाइड करता जा रहा हूं कुछ पर्पसेज के लिए। वो होते हैं बच्चों एप्रोप्रिएशंस। तो अभी मेरे को एप्रोप्रिएशन की ट्रीटमेंट इसके अंदर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मेजरली अभी हम फोकस करेंगे कि सर एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे एनपीबीटी निकालना। ठीक है, जिसके अंदर वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि बेसिकली एनपीबीटी निकलता कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, सो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट है वो हमें सीखना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या क्या चीज़ें लेस होंगी, वो सब हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए पहले सबसे पहले हम एनपीबीटी की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो मैं यहीं पर बना रहा हूँ बच्चों वर्किंग नोट नंबर 1, एनपीबीटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखो आपको जो बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा रिजर्व एंड सरप्लस देगा वो। ठीक है, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस देगा ना, तो उस रिजर्व एंड सरप्लस का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, उसमें से लेस कर देना रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस। तो ड्यूरिंग द ईयर का आपको जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा, राइट। ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, एक चीज याद रखना, टिप। ये बहुत सारे टीचर्स बताते हैं इसके बारे में, बेसिकली याद करने का तरीका है, कुछ नहीं है इसके अंदर। उन चीजों को ऐड करते जाओ जो आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड कर दो। और क्या होता है सर, इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड होता है। ठीक है, या फिर हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है। इससे बेसिकली ना मैंने अपने रिजर्व एंड सरप्लस को रिड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो बेटा, दोनों जो आपको गिवन होगा करंट ईयर का, उसको आप ऐड करोगे। ओके, बेसिकली इससे होता क्या है कि मैं पहले डिविडेंड को प्रपोज करता हूँ और कहीं ना कहीं रिजर्व्स को रिड्यूस करता हूँ। जब रिजर्व रिड्यूस हो चुके हैं तो अल्टीमेटली मेरे को अगर अराइव करना है नेट प्रॉफिट्स तक, तो मेरे को बेटा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो एप्रोप्रिएशंस हैं उनको मैं दोबारा ऐड बैक करता जा रहा हूँ टू अराइव एट रियल
कैश और रियल नेट प्रॉफिट्स। मेरे को नेट प्रॉफिट्स तक पहुंचना है, ठीक है। रियल कैश पर तो मैं बाद में पहुंचूंगा, बट पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं नेट प्रॉफिट पर आ जाऊं, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट्स है उसका जो डिफरेंस है वो लेना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद उसमें जितने भी एप्रोप्रिएशंस किए हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, उन सबको आप उठाओगे। उसके बाद आता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा कुछ पैसा मैंने प्रोविजंस के लिए सेट असाइड किया है टैक्सेस के लिए, राइट। तो बेसिकली उसको भी आप दोबारा से ऐड बैक करोगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। इसके अलावा ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड को चाहो तो आप अलग रख सकते हो, इसको एक काम करो अलग लिख लो, तभी हमारा जो है जो टिप वाला निमोनिक है, निमोनिक्स है, वो हमारा यहाँ पर फिक्स हो पाएगा। तो यहाँ पर लिख लो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, ठीक है जी। इसके अलावा रिफंड ऑफ टैक्स का भी एक ट्रीटमेंट होता है, अगर आपको दिया हो, वो पिछले साल की इनकम से रिलेटेड होता है, इस वजह से रिफंड ऑफ टैक्स को हम यहाँ पर माइनस करते हैं जनरली, बट क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप टिप को याद रखो, और अगर रिफंड को भी याद रखते हो तो पीछे आर कर लो, ठीक है, टिपर हो जाएगा फिर ये। तो ये आने के बाद इसमें से लेस कर दो रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, एनपीबीटी, ठीक है। ये क्या आया बच्चों, ये फाइनली मेरा निकल कर आ गया एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वाली फिगर आ गई मेरी, ओके। अब मुझे करना है क्या, अब मुझे सीखना है कि सर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये समझाओ। देखो होता क्या है कि बिजनेस में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कुछ ऐसे खर्चों को मैं डेबिट कर देता हूं जिसकी वजह से मेरी जेब में से कैश गया ही नहीं। तो होता क्या है कि अल्टीमेटली मेरे बुक के जो प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस होकर आ रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली उसकी वजह से मेरा पैसा तो कहीं गया ही नहीं, जैसे कि डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, या कोई लॉस, ठीक है, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से बेटा मेरा कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, एंड आई वांट टू अराइव एट रियल कैश। तो दैट्स वाई मेरे को नेट प्रॉफिट्स के अंदर वो एडजस्टमेंट करनी होती है। तो मैं नेट प्रॉफिट्स पर ऑलरेडी आ चुका हूं। इसको सर साफ साफ लिखो, चलो बेटा साफ साफ लिखते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये वाली फिगर है वो। अच्छा, अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आपको समझाना पड़ेगा कि सर इसमें किस किस चीज की एडजस्टमेंट होती है। देखो तो एडजस्टमेंट ये हो जाएगी, इसमें कुछ चीज़ें प्लस होंगी, कुछ चीज़ें माइनस होंगी, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फाइनली मैं आ जाऊँगा कहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अभी ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर आ जाऊंगा मैं, पहले पूरा फॉर्मेट बना रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर मेरे को यहाँ पर क्या लेना होता है बच्चों, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करने के बाद फाइनली फिर क्या होगा, फाइनली करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट होने के बाद बच्चों यहाँ पर मैं कुछ आपको करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट बताऊंगा। उसके बाद आप आ जाओगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। फिर इसमें से माइनस कर दोगे आप टैक्स पेड, ठीक है। तो जो भी हमारा टैक्स पेड होगा उसको आप यहाँ पर बेटा माइनस करोगे,
ठीक है। तो टैक्स पेड की जो भी फिगर आएगी उसको आप यहाँ पर माइनस करोगे एंड देन माइनस करने के बाद आप आ जाओगे बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो अभी जो ये चीज़ें वेकेंट रह गई है ना, अभी मेरे को ये समझानी है, आपको ध्यान से समझेंगे। ठीक है। अभी मेरे को आपको समझाना है वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ठीक है। तो अभी मेरे को आपको समझाना है क्या क्या, देखो ध्यान से। अभी मेरे को आपको समझाना है वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट और उसके अलावा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का ट्रीटमेंट मेरे को आपको समझाना है। ठीक है। तो इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो अभी मैं आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम समझेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनता है बच्चों? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हो ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर पहुंच जाते हो और यहाँ पर आती हैं आपकी ऑपरेटिंग इनकम्स। इसको आप फर्दर कंसीडर करते हो आगे, तो ये आपका आता है बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। उसके बाद इसमें से आप एडजस्ट करते हो नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, या लॉसेस हो सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग में। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप एडजस्ट करते हो। इधर आती हैं आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है। तो फाइनली ये चीज़ें एडजस्ट होने के बाद आप आ जाते हो कहाँ पर? सर मैं नेट प्रॉफिट्स पर आ जाता हूँ, राइट? हाँ सर। तो बेटा ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ठीक है। इसके बाद एप्रोप्रिएशंस होती हैं, मैं एप्रोप्रिएशन वाला पोर्शन कर चुका हूँ, एनपीबीटी में निकाल चुका हूँ। तो अभी मैं यहां पर हूं, मेरे को बेटा यहां से यहां पर पहुंचना है, ध्यान से समझना। मेरे को नॉट नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर पहुंचना है। कैसे पहुंचूंगा, ध्यान से समझो। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में मैंने प्लस किया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और माइनस किया था नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, एंड देन फाइनली मैं आ पाया था कहां पर? नेट प्रॉफिट्स पर। यस और नो? हाँ सर। तो अगर मैं अब यहां पर हूं और मेरे को रिवर्स जाना पड़ेगा, तो रिवर्स जाते वक्त मैं क्या करूंगा बच्चों? इन दोनों को प्लस कर दूं। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मतलब जो माइनस वाली चीजें थी वो प्लस हो जाएंगी। अब मेरे को रिवर्स जाना है, नेट प्रॉफिट से मेरे को रिवर्स जाना है वहां पर। तो नेट प्रॉफिट्स में नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो। तो फाइनली आप कहाँ जाओगे बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर पहुंच जाओगे। क्या यही करना है? हाँ सर, यही करना है। तो आओ बच्चों, इसको लिख कर और देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। तो अब अगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो क्या करना चाहिए कि नेट प्रॉफिट में प्लस कर देना चाहिए नॉन कैश एक्सपेंसेस, और क्या प्लस करना चाहिए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए मेरे को नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। तो फाइनली मैं बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर आ जाऊंगा। यस और नो? हाँ सर, मैं फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर आ जाऊंगा। तो चलो बच्चों, अब यही कैलकुलेशन मेरे को एज इट इज़ अपने पुराने वाले फॉर्मेट में पुट करनी है। बस हो गया, मेरा फॉर्मेट बन गया। देखो, तो मेरे को बच्चों ऐड करने पड़ेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस और ऐड करने पड़ेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या आ रखा है बच्चों? देखो मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट्स आ रखे हैं। देखो ये मैंने प्रॉफिट निकाले थे,
अब प्रॉफिट के बाद मेरे को ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ सीखा है कि नहीं। नेट प्रॉफिट्स में मेरे को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट्स में नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर पहुंचूंगा। ठीक है, आ जाओ। और इसमें से लेस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ठीक है जी। तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब मुझे सीखना है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। ध्यान से देखो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो ध्यान से बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, क्या जब आप गुड्स की सेल करते हो, गुड्स की सेल जब आप उधार में करते हो, तो क्या आपके पास पैसा आता है? नहीं सर, कोई पैसा नहीं आता। तो एंट्री क्या करते हो आप? तो अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, तो जब आप सेल करते हो उधार में, तो आप एंट्री करते हो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही करते हो? हाँ सर, बिल्कुल यही करते हैं। तो क्या इसके बदले में कोई कैश आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा। बट क्या इस सेल को रिकॉर्ड करने से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गई थी? यस और नो? कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरे बुक्स में प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए थे, बट असल में इसकी वजह से पैसा तो कोई आया ही नहीं, और मेरे को तो फ्लो को कंसीडर करना है, राइट? अब इधर देखो, तो कहीं ना कहीं क्या मेरी सेल इंक्रीज हुई होगी, और सेल इंक्रीज होने से मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे होंगे। तो अगर मैंने कोई उधार में सेल करी है और मेरे डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, अगर मेरे करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं उसकी वजह से कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट दिखाऊं? क्यों? क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स तो बुक में इंक्रीज हो रहे हैं, बट असल में रियल कैश तो कुछ आया ही नहीं। तो अगर बच्चों मेरे करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे को पहुंचना है रियल कैश तक, बट बुक्स में मेरे प्रॉफिट अननेसेसरी इंक्रीज है, बट उतना जेब में मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो क्या करो, बुक के प्रॉफिट्स को कम कर दो, बुक में जो प्रॉफिट्स हैं उसको रिड्यूस कर दो। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पर माइनस करो। देखो, लेस करो इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर डेटर आ जाएंगे, सारे ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे, बीआर आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल्स आ जाएंगे, राइट? तो जिनकी वजह से मेरे पास रियल में कोई कैश नहीं आ रहा, बट बुक्स में मेरे प्रॉफिट्स अननेसेसरी इंक्रीज हो रखे हैं, उनको मेरे को लेस करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा और क्या क्या लेस करना पड़ेगा सर? ध्यान से देखो, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अगर मेरी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, देखो, अगर मेरी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मैंने उधार में परचेज किया कुछ, मैंने उधार में परचेज किया, परचेज की एंट्री क्या करते हो बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यही करते हो? हाँ सर, करते तो यही है। इससे हुआ क्या, मेरे एक्सपेंसेस बुक्स में इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे एक्सपेंसेस बुक्स में इंक्रीज हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहे होंगे, मेरे नेट प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे होंगे। बट मुझे ये बताओ, क्या मेरी जेब में से कैश गया? क्या मेरी जेब में से कैश गया या नहीं गया? नहीं सर, कोई कैश नहीं गया। ये तो उधार की परचेज थी, तो परचेज की वजह से मेरी बुक्स में एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए, बट मेरे पास पैसा तो गया नहीं, तो मतलब पैसा मेरी जेब में फालतू पड़ा हुआ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन नेट प्रॉफिट्स के अंदर मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू अराइव एट रियल कैश। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर उधार की परचेज है जिसकी वजह से मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, अगर बच्चों मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, तो मेरे को उसको ऐड बैक करना पड़ता है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को मेरे को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को मेरे को लेस करना पड़ता है। ओके, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, सर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी मतलब क्या? अब देखो, क्या मैं बाद में इसको पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट करूंगा तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना? हाँ सर, सही बोल रहे हो सर। तो अब मेरी जेब में से कैश जाएगा, तो अब मेरा कैश क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी की वजह से भी मेरा जेब में से कैश जाएगा, अब जाएगा। बट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी की वजह से मेरी जेब में से कोई कैश नहीं गया था, इस वजह से मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या ऐड करना पड़ेगा सर? और ऐड करना पड़ेगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स।
सर डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड क्यों करोगे? देखो ध्यान से, आपने जब उधार की सेल करी थी तो उधार की सेल की वजह से कोई पैसा आया नहीं था, बट अब जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, आया ना? हाँ सर। तो मेरी बुक्स में क्या हो रहा है? ये कैश इंक्रीज हो रहा है, आया ना? तो कैश फ्लो जब इंक्रीज होगा, कैश फ्लो आएगा, मेरे पास पैसा आएगा, तो डेफिनेटली मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको ऐड करना पड़ेगा। एम आई राइट? हाँ सर, आप सही बोल रहे हो सर। तो फाइनली मैं कहाँ आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब ये वो कैश आ गया जिसमें भी टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, और फाइनली अगर मैंने कुछ टैक्स पे किया है तो टैक्स पे को आप लेस कर दोगे। टैक्स पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली जो मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, जो मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, जो मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, वो कहाँ से जनरेट कर रहा हूँ? बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी से जनरेट कर रहा हूँ, और उसी लेवल पर टैक्स उसी से रिलेटेड है, मेरी इनकम से रिलेटेड है, और इनकम मैं ऑपरेशनल एक्टिविटी से जनरेट करता हूँ। तो डेफिनेटली अगर उस लेवल पर कुछ पे करना पड़ रहा है फॉर टैक्स, तो ये क्या है? आउटफ्लो है। इसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा? टैक्स को लेस करना पड़ेगा। देन फाइनली मैं कहाँ पे आ जाऊंगा बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए बच्चों, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब तक जो आपने सीखा है उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि फंडामेंटल्स किस तरीके से काम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सो ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर बेस्ड है, ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखो, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। आपको 2021, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 दोनों ईयर का डेटा गिवन है। तो यहाँ पर साल के शुरुआत में इक्विटी शेयर्स 10 लाख के थे, जो कि इंक्रीज हो गए हैं 2 लाख रुपए के, और इंक्रीज हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इशू हुआ होगा, यहाँ पर शेयर्स इशू करे गए होंगे। तो इशू करेंगे तो ये कहाँ जाएगा बेटा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हालांकि मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अभी डिस्कस नहीं किया है आपके साथ, तो मेक श्योर इसको सिर्फ समझते चलो। अभी सिर्फ इसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट हम करेंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जिसमें कि 10 लाख साल के शुरुआत में भी था और साल के अंत में भी 10 लाख ही है। तो यहाँ पर कोई इशू है ना कोई रिडम्शन है, ठीक है। इसके अलावा जनरल रिजर्व की मैं बात करूं तो 3 लाख से 4 लाख हो गया, तो मतलब यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया गया होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख था साल के शुरुआत में और ईयर एंड में 3 लाख हो गया, तो मतलब यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्रीज है, तो मतलब प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद 10% का बैंक लोन है, 10% इंटरेस्ट पर बैंक लोन है, जो कि बैंक लोन 1 लाख का साल की शुरुआत में भी था और साल के अंत में भी 1 लाख का ही है, ठीक है। तो मतलब एज इट इज बैंक लोन चल रहा है, तो इस पर इंटरेस्ट वाला जो फैक्टर है वो हम देखेंगे वो कहाँ जाएगा। ओके, वैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने नहीं करना है इसके अंदर, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर फोकस करेंगे सिर्फ। क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स में देखो 2 लाख के क्रेडिटर साल के शुरुआत में थे, जो कि घटकर 1 लाख के रह गए हैं, तो मतलब यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट करी गई होगी, तो ये वाला ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो फटाफट से इसमें से टिक कर लेते हैं बेटा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑपरेटिंग में आएंगी। आइए, तो ऑपरेटिंग में जब मैं एनपीबीटी निकालता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो ये वाला बेटा ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इंक्रीमेंट है, तो ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद बैंक लोन पर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट आपका नॉन ऑपरेटिंग नेचर का हो जाता है, तो इंटरेस्ट भी हम देखेंगे इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट है। क्रेडिटर्स आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर एडजस्ट होगा, तो ये बेटा ऑपरेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग वाले पार्ट हैं उनको देखते चलेंगे फटाफट फटाफट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आगे इस प्रकार है कुछ। आगे बोला कि बिल्डिंग के अंदर जो है 10 लाख की बिल्डिंग थी साल के शुरुआत में, जो कि 9 लाख रुपए की रह गई है। तो बच्चे यहाँ पर डेप्रीशिएशन है, और डेप्रीशिएशन को हम कहाँ ट्रीट करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रीट करते हैं। गुडविल, गुडविल साल के शुरुआत में 6 लाख की थी, घटकर 5 लाख की हो गई, तो मतलब यहाँ पर भी राइट ऑफ किया गया होगा गुडविल को। डेटर्स में यहाँ पर इंक्रीमेंट है, तो मतलब करंट एसेट्स में इंक्रीमेंट है, ये भी आप ऑपरेटिंग में ट्रीट करते हो, वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको अच्छे से पता है। स्टॉक के अंदर यहाँ पर इंक्रीमेंट है, ये परचेज किया गया होगा, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा ये भी ऑपरेटिंग में ट्रीट होगा। इसके अलावा और क्या क्या गिवन है सर क्वेश्चन में? देखो ध्यान से। इसके अलावा एडजस्टमेंट में आपको ये दो चीजें दे रखी हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, टैक्स मेड मतलब कुछ पैसा सेट असाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, राइट। कुछ पैसा सेट असाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, तो इट इज एप्रोप्रिएशन, और इसको हम ट्रीट करते हैं बेटा कहां पर? ऑपरेटिंग में। तो जब एनपीबीटी निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, उस टाइम इसको ध्यान रखना, कंसीडर करना है। इक्विटी पर डिविडेंड पे किया है, ये भी हमें बता दिया उसने, तो ये भी हम ऑपरेटिंग में लेंगे। तो डिविडेंड वाला जितना पार्ट है, डिविडेंड साल के दौरान जितना भी पे कर रहे हो, चाहे वो इंटरिम है चाहे वो आपका फाइनल डिविडेंड है, अल्टीमेटली उससे आप रिजर्व्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हो, और वो एप्रोप्रिएशन आप पहले करते हो, तो इस वजह से क्या करते हो? उसको दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग वाले मैंने सारे इसके अंदर टिक कर लिए हैं। चलिए फटाफट से कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट,
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, तो हमें बनाना है सबसे पहले कैश फ्लो। हमें सिर्फ इसमें सीखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और उसके लिए बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 1। ध्यान से देखेंगे बेटा किस तरीके से हम जो इसमें एनपीबीटी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 एनपीबीटी। बेटा मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप शॉर्टकट नहीं करके आओगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी। सो ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। हाँ सर, प्रॉफिट्स में 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट था, तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर करोगे। ओके सर, और क्या ऐड करते हैं, और हम देखते हैं इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व। सर ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ है बेटा, ये याद रखना। क्या याद रखना है सर, देखो ये टिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया था। हाँ सर, यहाँ पर 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट है, कहने का मतलब है यहाँ पर ये 1 लाख रुपए ट्रांसफर टू रिजर्व करे होंगे। तो लिख दो यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके सर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हो चुका है हमारा, ये हो चुका है हमारा। उसके बाद और कुछ है क्या, हाँ सर, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मतलब कि कुछ ना कुछ पैसा सेट असाइड किया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, तो डेफिनेटली इसको हम दोबारा से ऐड बैक करेंगे। और डिविडेंड भी हमें दिया हुआ है। डिविडेंड बेटा दो तरह का डिविडेंड है, एक तो इक्विटी पर डिविडेंड है और उसके अलावा एक प्रेफरेंस शेयर पर भी डिविडेंड है। ठीक है, 10%, देखो ये कूपन रेट होता है, इसके हिसाब से जो है डिविडेंड गया होगा। तो 10 लाख रुपए पर 10%, 1 लाख ये हो जाता है, 1 लाख वो हो जाता है और 50,000 वो हो जाता है। तो देखो एक एक करके उठा लेते हैं सारी चीज़ें। इक्विटी डिविडेंड, तो इक्विटी डिविडेंड कितना है बेटा, 1 लाख रुपए है, बिकॉज हमें नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है। और अगर मैं बात करूं प्रपोज डिविडेंड की, तो यहाँ पे लिख दो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो 10 लाख रुपए का हमारे पास प्रेफरेंस शेयर था, उस पर 10% आपको कैलकुलेट करना है। तो मतलब 1 लाख रुपए का ये हो जाता है यहाँ पर डिविडेंड। ओके, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ सर, एक हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स था। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको जब टोटल करोगे तो आपका बेटा एनपीबीटी आ जाएगा। कितना हो रहा है ये, 4,50,000। हाँ सर, 4,50,000 हो रहा है सर। ठीक है जी, चलो अब आगे देखते हैं। आगे सर अब मैं बात करूंगा किन चीज़ों की, मैं सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी मैं पे टिक कर चुका हूँ, तो जो जो चीज़ें हो गई हैं उसको सेट असाइड कर दो। अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या क्या दे रखा है, क्या कोई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है। हाँ सर, नॉन कैश आइटम की बात करें तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन है, बिकॉज 10 लाख का एसेट था साल के शुरुआत में, जो कि बचा है अब कितने का, 9 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन होगा। हाँ सर, आ जाओ।
एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, देखो ध्यान से। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना दे रखा है बच्चों? हाँ सर, 10 लाख का था, 1 लाख का बचा है। 10 लाख माइनस 9 लाख। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई है, और कुछ और चीज़ है? हाँ सर, एक और चीज़ है सर। गुडविल हमारी साल के शुरुआत में 6 लाख की थी, जो कि 5 लाख की बची है। तो मतलब यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ हुई होगी, कितने की हुई है सर? 1 लाख रुपए की गुडविल रिटर्न ऑफ भी हुई होगी। ठीक है। और राइट ऑफ करते हैं हम, गुडविल को ख़त्म करते हैं कहाँ पर बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ 6 लाख की थी, 5 लाख की बची। ठीक है। हाँ सर, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया, ये दोनों हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर जाएगा। ठीक है सर। अब आ जाइए आप नीचे, और कुछ है क्या? हाँ सर। सर एक और चीज़ है, इंटरेस्ट है बैंक लोन पर। बैंक लोन पर सर इंटरेस्ट होगा। 1 लाख रुपए का लोन था और उस पर 10% इंटरेस्ट, मतलब 10,000 रुपये। हाँ सर। क्या लोन लेना मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं सर, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लेना बेटा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख का 10%, 10,000। यस और नो? हाँ सर। ठीक है, और कुछ दिख रहा है आपको जो कि आना चाहिए? नहीं सर, एज सच अब कुछ नहीं दिख रहा है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ दिख रहा हो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नहीं सर, ऐसा तो अब कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें कंसिडर कर चुके हैं, अगर मैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात करूं। यस, आइए फिर। सर लाइनें टेढ़ी तो नहीं हो रही? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, काम चल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में आप अच्छे से करके आना बेटा, ठीक है? ओके। अच्छा, तो अब मैं कहाँ पर आ गया बच्चों? अब मैं आ गया हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले के जो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो 2,10,000 एंड 4,50,000, ये आपका हो गया 6,60,000। ठीक है बेटा, 6,60,000 आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, 2,10,000 और 4,50,000। सो मेक श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों? अब हम वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे, और वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर सर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। राइट? यस सर। ढूंढो करंट एसेट्स के नाम पर क्या क्या है सर? डेटर है, और डेटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, डेटर कितने से इंक्रीज हुए हैं बेटे? डेटर इंक्रीज हो रहे हैं सर 2 लाख रुपए से। तो कहीं ना कहीं मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करें बताओ? अगर मेरे करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? इंक्रीज इन करंट एसेट लिखो या यहाँ पर डेटर लिखो। हाँ जी, तो डेटर मेरे इंक्रीज हो रहे हैं कितने से?
4 लाख के थे, 2 लाख 6 लाख के हो गए, तो 6 लाख माइनस 4 लाख, मतलब ये 2 लाख रुपए की फिगर नेगेटिव में आएगी। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा, देखो बेसिकली सेल हुई होगी, और सेल कहीं ना कहीं मैंने रिकॉर्ड करी होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, कहीं ना कहीं सेल रिकॉर्ड करने से मैंने बुक के प्रॉफिट्स इंक्रीज कर दिए होंगे। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रॉफिट्स हैं ये अननेसेसरी 2 लाख रुपए से इंक्रीज हो रखे हैं, बट असल में मेरे पास कैश तो आया ही नहीं, राइट। और आई वॉन्ट टू अराइव एट रियल कैश, और मेरा जो बुक प्रॉफिट्स है उसके बराबर होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली यही पर्पस है, इस 6,60,000 में कहीं ना कहीं 2 लाख का पार्ट इंक्लूड होगा, बट मैं रियल कैश की बात करूँ तो मेरे पास पैसा तो आया ही नहीं, बट बुक्स में प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए क्योंकि मैंने डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री रिकॉर्ड करी थी, राइट। तो इसी वजह से मेरे को इंक्रीज इन डेटर्स को लेस करना पड़ रहा है। ठीक है सर, आ गया समझ में। ओके, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक देखो, स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हो रहा है बेटा, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ओके। तो इसको क्या कर दोगे बेटा, 3 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 3 लाख रुपए ये भी आप लेस करोगे। सर स्टॉक का लॉजिक तो बताओ। बेटा देखो, स्टॉक यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्रेडिट साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा रिकॉर्ड होता है, डेटर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड करते हो, और वो 3 लाख रुपए से इंक्रीज है, तो उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, उसकी वजह से बुक प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इस वजह से मेरे को यहाँ पर इसको भी लेस करना पड़ रहा है। ओके, इसके अलावा आइए अब देखते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में अगर मैं बात करूं तो बेटा करंट लाइबिलिटीज़ में देखो क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर्स मेरे रिड्यूस हो रहे हैं, तो क्रेडिटर अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैंने पहले परचेज किया होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर किया होगा, बट अब मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, तो क्रेडिटर्स को मैंने कैश पे किया है, तो अल्टीमेटली मेरी जेब से पैसा गया, तो ये तो भैया रियल में क्या है, ये तो रियल में लेस होगा सर, बिल्कुल बेटा। तो डिक्रीज इन, क्या है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। हाँ जी। तो क्रेडिटर 1 लाख रुपए से डिक्रीज हो रहे हैं बेटा। हाँ सर, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख रुपीज़। और कुछ है सर? नहीं बच्चे, और कुछ भी नहीं है। तो आ जाओ फिर, अब ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पर है 6,60,000 और उसमें से ये जाएंगे आपके 6 लाख रुपए, तो 60,000 बचा बेटा। ठीक है, ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, या मैं बोलूँ कैश फ्लो बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, या कैश फ्लो बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, हाँ सर। अब तो बात करनी है हमें टैक्स की पेमेंट की, अब ध्यान से देखो क्या इस क्वेश्चन में टैक्स की पेमेंट के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं सर, टैक्स की पेमेंट के बारे में कुछ बोला तो नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिलेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट क्रिएट आपको करना आना चाहिए, बट इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो भी आप अकाउंट क्रिएट करके भी समझ सकते हो, अदरवाइज आप ये अज्यूम करके चलना कि जितना आपका टैक्स मेड है ना उतना ही आपका टैक्स पेड होगा। देखो सर क्या बोल जाते हो, अकाउंट बना के समझाओ। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, आपको ना हमेशा कभी कभार क्या होगा कि बैलेंस शीट में ना वैसे ज़्यादातर आपको जो है देगा वो,
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको देगा, ठीक है। तो मान लो अगर कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो उसको कर दोगे बैलेंस BD, यस और नो, बिकॉज ये लाइबिलिटीज़ होती हैं और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर आप पुट करोगे जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। इसके अलावा अगर कुछ क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो आप उसको यहाँ लिखते हो बैलेंस CD, यस और नो, हाँ सर। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं गिवन तो ड्यूरिंग द ईयर आप क्या करते हो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ पैसा सेट असाइड भी करते हो फ्यूचर लाइबिलिटीज़ के लिए, टैक्स लाइबिलिटीज़ के लिए, हाँ सर। तो बेटा अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो मेरे को सीधा सीधा टैक्स मेड दे रखा है, तो मतलब मेरे को अगर ये गिवन है और ये दोनों चीज़ें नहीं गिवन तो ऑब्वियसली जितना मेड होगा उतना ही पेड होगा, हाँ है ना, तो उतना ही मैं पे कर दूंगा। तो मान लो यहाँ के लिए मेरे को फिगर ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है बेटा क्वेश्चन में। कितनी फिगर दे रखी है ध्यान से देखो, यहाँ की फिगर मेरे को ऑलरेडी गिवन है 50,000 था आई थिंक। हाँ देखो, तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये आपको 50,000 रुपये का प्रोविजन फॉर टैक्स आपने क्रिएट किया है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जितना मेड है ना उतना ही पेड कर दिया होगा। तो जितना पे कर दिया होगा डेफिनेटली वही मेरी पेमेंट ऑफ टैक्स है। तो आ जाओ यहाँ पर लिखो टैक्स पेड 50,000, फाइनली आपका आ गया 10,000, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों अब आगे हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आइए समझते हैं। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज बेसिकली व्हाट, कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मान लो कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में मैं साथ साथ कुछ पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट भी करता हूँ, राइट। तो अगर मैं कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो उस सिनेरियो में वो जो सेपरेट मेरा पैसा है उसको मैं बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रीट करूंगा। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते कैसे हैं ध्यान से देखिए। तो बेसिकली इसके अंदर बेटा सारा सेल परचेज ऑफ एसेट्स आ जाता है, बहुत सिंपल है। ज़्यादातर एग्जाम में आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ऑपरेटिंग के अंदर होती है, बाकी बच्चा कर लेते हैं इसमें, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी पार्ट। सो बेसिकली इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, और या मैं बात करूं सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेजेज हैं तो मतलब मेरे पास से पैसा जाएगा, दैट इज आउटफ्लो, और सेल है तो मेरे पास पैसा आएगा। तो आप अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आपको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। और इसके अलावा जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर मैं कुछ इनकम जनरेट करता हूँ लाइक डिविडेंड है या इंटरेस्ट है मेरे को इन्वेस्टमेंट पर रिसीव हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो वो भी एक तरह का इनफ्लो है और उसको भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये बेटा एक तरह का इनफ्लो है और इसको भी आप यहाँ पर कंसीडर करोगे, ओके। सो फाइनली आप आ जाओगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। सो फाइनली आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाओगे। चलिए बच्चों अब आगे समझ लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब तक आपको ये दोनों एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए अब देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज बेसिकली फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ध्यान से देखिए। तो बेसिकली मैंने जहाँ से भी पैसा अरेंज किया है, चाहे वो लोन से है चाहे वो शेयर्स इशू करके है, वट मैंने जहाँ से भी पैसा अरेंज किया है वो सारा पैसा मैं इसके अंदर रिकॉर्ड करता हूँ, चाहे वो इशू ऑफ शेयर से है चाहे वो लोन से रेज किया गया है, राइट।
उस सारे पैसे को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा, और उसके अलावा उससे रिलेटेड कोई कॉस्ट है, लाइक अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, अगर मैंने लोन लिया है तो, इसके अलावा मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, वो सारी चीज़ें बेटा मैं यहाँ पर ट्रीट करूँगा। इसके अलावा उसकी रीपेमेंट भी यहाँ पर आती हैं, लाइक लोन की रीपेमेंट, इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान से देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या क्या आएगा इसके अंदर? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसके अलावा इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो बेटा रिडम्पशन में मेरा पैसा जाता है, राइट, दैट इज आउटफ्लो, और इशू करने से मेरे पास पैसा आता है, दैट इज इनफ्लोज। इसके अलावा कॉस्ट रिलेटेड टू दीज आइटम्स, तो कॉस्ट के अंदर आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। मेक श्योर इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर मेरे को रिसीव हुआ है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज मैंने वो इनकम जनरेट करी है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बट डिविडेंड या इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, राइट, तो इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, सो फाइनली इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। ओके, इसके अलावा एक और चीज आप समझिए कि आपने पहली एक्टिविटी करी, दैट इज एक्टिविटी ए, जो मैंने वहां पर डिनोट किया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, उसके बाद ये जो आपका आया, इसको लिख लो पहले, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो अब आगे क्या करना है सर? देखो आगे ध्यान से, मैं पूरा फॉर्मेट अब यहां पर खत्म कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आपने पहली जो एक्टिविटी करी थी उसको आपने ए से रिप्रेजेंट किया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज ए से रिप्रेजेंट किया था। फिर बी से रिप्रेजेंट किया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी से रिप्रेजेंट किया मैंने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पर आप लिखोगे कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीनों एक्टिविटीज को आप ले लोगे। फिर इसमें आप ऐड कर दोगे, आपकी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी वहां पर गिवन होगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। सो कैश बैलेंसेस आपको गिवन होंगे, ड्राफ्ट्स के बैलेंस आपको गिवन होंगे, बैंक के बैलेंस गिवन होंगे, मेक श्योर सबको सब टोटल करके, और आप यहाँ पर उसको ऐड करोगे, तो फाइनली आप आ जाओगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पर, ठीक है। और ये आपका बेटा फाइनली आपकी बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए। तो यहीं पर आप अपने आंसर को रिकंसाइल भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने कैश फ्लो ठीक बनाया है या गलत बना है, बिकॉज फाइनली जो आपका ये जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा, ये आपका मैच हो जाएगा जो आपके बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे। मेक श्योर मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि अकाउंट क्रिएशन वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर मैं फिक्स एसेट्स की अकाउंट क्रिएशन करता हूँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो किस तरीके से होगा। देखो ध्यान रखना कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के केस में या प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे। वहाँ पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अजम्पशन ले सकते हो कि साल के शुरुआत में रिडम्पशन करी है या साल के अंत में रिडम्पशन करी है। बड़े ध्यान से बेटा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना। अगर मान लो कि साल के शुरुआत में डिबेंचर्स पर 1 लाख रुपए था और साल के अंत में दिया हुआ है, या मैं बोलूँ क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 80,000, वहाँ पर आप अजम्पशन लोगे तो अजम्पशन बड़े क्लियर तरीके से ठीक से लेना। अगर आप उसको एट द एंड रिडम्पशन मान रहे हो तो ये ध्यान रखना कि फिर वो पूरा 1 लाख रुपए जो आपके साल के शुरुआत में था वो पूरे साल यूज़ किया होगा, तो जितना फंड साल के दौरान यूज़ हुआ है उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दोगे। सेम सिनेरियो आपका
डिविडेंड के केस में हो जाएगा इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो मेक श्योर उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, और मैं मान के चल रहा हूँ कि वो पार्ट आपको आता है। और यहाँ पर एक क्विक रिवीजन वीडियो थी, तो मेक श्योर मेरे को बस यहाँ पर फॉर्मेट बताना था। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।